Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस की जो सीरीज थी वो कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 2 नवंबर 2023। तो चलें जी देखते हैं आज का जो डॉन का न्यूज़पेपर है उसमें क्या है। ये जी एडिटोरियल और ओपिनियन वाला पेज है, ठीक है। आज हम करेंगे फर्स्ट ये वाला एडिटोरियल है 1, 2 और 3। ये 3 एडिटोरियल जो हैं इनको हम एनालाइज करेंगे और आज एक अनाउंसमेंट है जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी अटैच्ड हैं हमसे एंड दोज हु आर न्यू वन। तो लास्ट हम ये कर रहे थे कि इनके साथ ही हम ये वाले जो ओपिनियन हैं, ये 4 ओपिनियन होते हैं डॉन के अंदर, इनमें से जो रेलिवेंट थे उनको हम क्या कर देते थे, एंड पर इनको भी डिस्कस कर देते थे। लेकिन उससे क्या हो रहा था, एक तो लेक्चर काफी लंबा चला जाता था एंड सेकेंडली एंड पर जाकर जो है इनकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है कंप्रोमाइज हो जाती थी, ठीक है ना। हम ज्यादा डीपली नहीं उसको जाते थे, उसका ओवरव्यू तो दे ही देते थे आपको। लेकिन अब जो है टीम ने ये डिसीजन लिया है कि हम ये जो 3 एडिटोरियल हैं इनको इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो हम आगे जो है जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा देन इन ओपिनियन को देखा जाएगा। इन ओपिनियन के अंदर जो मोस्ट रेलिवेंट टू द एग्जाम है, जो कंप्यूटर एग्जाम्स में जिनके की जरूरत है, उनकी एक अलहदा से छोटी छोटी वीडियोस बनाकर तो उनको अपलोड कर दिया जाएगा। और वो वीडियो जो हैं वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर आप जब जाएंगे वहां पर आपको ओपिनियन वाली जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम दूसरे जो न्यूज़पेपर हैं उनकी तरफ भी मूव करेंगे और उन न्यूज़पेपर के अंदर भी जो ओपिनियन जो हैं कंपटीटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और एक इंटेलेक्चुअल बेस के पर्सपेक्टिव से क्वालिटी वाले हैं उनको भी हम ऐड करना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली आवर अप्रोच इज टूवर्ड जो फॉरेन न्यूज़पेपर हैं कि दूसरी दुनिया क्या कह रही है, हमारे मुल्क तो वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो दूसरे जो न्यूज़पेपर हैं उनकी तरफ भी हम उनको भी आस्ता आस्ता ऐड करते जाएंगे। सो अब आपने एडिटोरियल के लिए इस वीडियो को देखना है, लेक्चर को सुनना है एंड देन जब ओपिनियन की बारी आएगी तो उसके लिए सेपरेट जो प्ले लिस्ट है आप वहां पर जाकर और हर एक अलग अलग ओपिनियन आप लोग सुन सकते हैं। सो जी चलते हैं आगे। आगे ये है कि पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा इस लेक्चर का भी, और न्यूज़पेपर जो टुडे है उसका भी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन फ्री टू आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सजेशन आपको बेहतर लगती है आप दे सकते हैं। फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो है लाहौर एयर इमरजेंसी। लाहौर एयर इमरजेंसी जो एडिटोरियल है इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन क्रक्स। क्रक्स में ये आ रहा है कि जिस तरह पिछले एडिटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले भी कि जो लाहौर है उसकी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत गंदी है और लाहौर जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया है दुनिया का, ठीक है। तो इसके बारे में वो बात करता है कि कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसकी क्या रेट आ रहा है इसका लाहौर का, ठीक है, और नॉर्मल कितना होना चाहिए एक सेफ सिटी के लिए, और उसके बाद इसके जो है कॉजेज क्या हैं, ठीक है, इसकी कॉजेज क्या है, क्यों लाहौर गंदा है, एंड देन जो मेजर्स लिए गए हैं वो क्या है और क्या वो काफी हैं या हमको आगे भी चलना चाहिए। तो इस लिहाज से ये जो है काजिज के लिहाज से, मैयर्स के लिहाज से ये थोड़ा का आपका ब्रेन जो है उसको मिच्योर भी करेगा और आपको आइडिया भी होगा कि जो स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है इस चीज को लेकर। हाँ लाहौर गंदा है ये तो सारे ही बता रहे हैं, सारे न्यूज चैनल वाले भी बता रहे होंगे कि लाहौर गंदा हो गया, लाहौर गंदा हो गया, मगर आप लाहौर क्यों गंदा हो गया है और उसको कैसे साफ किया जा रहा है उसकी जो एयर को, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम ये डिस्कस तो करने लगे हैं तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा आपका, आप अगर आप तो जाने दे रहे हैं एग्जाम्स, तो वेयर दिस एडिटोरियल कैन हेल्प यू। ये एडिटोरियल के अंदर जो डाटा है वो आपको मदद कर सकेगा हेल्थ के इशू के अंदर, स्पेशली हेल्थ में। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक ओपिनियन, उन्होंने कहा था कि अगर लाहौर को साफ कर दिया जाए तो लाहौर के लोगों की जो जिंदगी है, लाइफ जो है वो 8 से 10 साल बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो ये हेल्थ में आपका इस्तेमाल हो सकता है हेल्थ इश्यूज के अंदर। और उसके बाद हेल्थ की वजह से क्या होगी, बीमार होंगे लोग जब ये गंदगी होगी, तो जो हमारे
एक्सपेंसेस है मेडिकल के वो बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। तो इकोनॉमी के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के टॉपिक के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप इसको डिस्कस करते हैं, पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन की एक ये अपना टाइप है उसके अंदर आप डिस्कस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएनओ के हैं 17 हैं, उसके अंदर जो है आप लेकर इन्वायरमेंट को ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप इसको उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन सारे जो चीजों के अंदर आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप इस एडिटोरियल का जो डाटा है आप पुटअप कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें है क्या एडिटोरियल के अंदर, इसके अंदर वो कहता है सबसे पहले वो एक जिस तरह से स्टोरी होती है, स्टोरी में कहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको न्यूज चैनल से मिलती है कि यार ये वाले काम हो गया है, ये हो गया है, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ स्टोरी। जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसकी बेस के ऊपर सारी चीज जो है चलाई जाती है। तो बेस ये है आज की इस एडिटोरियल की कि जो एयर इंडेक्स है ना लाहौर में, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस वो पहुंच गया 439 पर, ठीक है, मंगल वाले दिन। अब एक साफ सुथरा शहर, ऐसा शहर जिसकी हवा साफ हो, जहां पर रहना बेहतर हो, उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो 50 से नीचे होना चाहिए, बिलो 50 होना चाहिए, और लाहौर का पहुंच गया 439 पर। अब ये है सारी मेन स्टोरी। अब इसके लेकर अब हुआ क्या, इसको लेकर ये होगा कि जो सिटीजन हैं उनको हेल्थ का और गंदे माहौल का सामना करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज, गंदगी होगी, उससे लोगों को बीमार होंगे। कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, जिसमें खास तौर पर सांस की बीमारी है वो लग सकती है लोगों को, ठीक है। जब ये हमारे लोगों के साथ होगा तो फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको पता चला तो उसने फिर एक ऑर्डर दिए किसको, जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, कमिश्नर लाहौर को, ठीक है, कि क्या कि भाई इम्पोज करो, एक इमरजेंसी इम्पोज करो। हमें इमरजेंसी कहते हैं कि जब कुछ अलहदा से हट कर काम किए जाएं, रूटीन से हट कर जब कोई काम किया जाता है या ऐसे काम जो रूटीन से हट कर किए जाते हैं तो हम कहते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो उसने कहा जी कोई ऑर्डर दिए कुछ करो, ठीक है, इमरजेंसी इम्पोज करो, इसको हैंडल करो। क्यों, और क्यों हैंडल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इंसान के पैदा किए हुए प्रॉब्लम है, मैन मेड है ये वाला, ये कुदरती तौर पर नहीं पैदा हुआ, हमने खुद इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से पैदा हुआ है। वो एक्टिविटीज क्या है वो आगे वो डिस्कस करता है। तो ये था जी सारा। अब आगे वो जाके बताता है नेक्स्ट कि क्या कॉजेज क्या हैं, कहाँ से ये पैदा हो रहा है। मैन मेड तो हो गया, तो कैसे मैन मेड हो गया, कैसे लाहौर गंदा हो गया सारा, इतना एयर क्वालिटी कितनी कैसे खराब होगी। तो फर्स्ट वो कहता है एयर पोल्यूशन जो है ना वो कहाँ से आ रही है जी, नंबर वन जो गाड़ियों का जो धुआं है उससे, नंबर टू इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पर जो चीजें बनती हैं प्रोसेस होती हैं वहां से भी धुआं निकलता है उससे, क्योंकि लाहौर के अंदर जो अराउंड सराउंडिंग एरियाज है वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं छोटी छोटी, और स्पेशली इंडस्ट्रीज के अंदर टायर जलाए जाते हैं रबड़ के, किसके लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। और आपको पता है जब रबड़ का टायर जलाया जाता है तो उससे कितनी ज्यादा धुआं निकलता है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। नंबर थ्री जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वहां पे क्या होता है, जैसे अभी लाहौर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मट्टी जो है वो उड़ती रहती है, हवा के अंदर शामिल होती रहती है। अब वो कैसे इसको गंदा कर रही है वो चीज वो यहाँ पर आके बताएगा, मैं आगे उसको डिस्कस कर दूंगा। आप अभी इतना जेहन में रखिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से भी जो है पोल्यूशन बढ़ रही है। और उसके बाद सॉलिड फ्यूल जो है आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स, ये सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं, जो सॉलिड फ्यूल्स हैं, सॉलिड से मुराद उसका ये है जैसे टायर्स वगैरह हैं, ठीक है, और दूसरी चीजें भी हैं जो सॉलिड शेप के अंदर होती हैं और हम उनको यूज करते हैं वुड वगैरह को, इसके लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, एयर की जो पोल्यूशन है उसको बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट वो फार्मर्स की बात करता है कि फार्मर्स क्या करते हैं जब फसल को काट लेते हैं, क्रॉप्स रेजिड्यू, तो काटने के बाद जो है उसको जला देते हैं। अब ये जो जमींदार लोग हैं ये जिनका तल्लक है तो उनको पता होगा कि जैसे हमारी ये जमीन होती है जिसको हम पंजाबी में पैली कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने लगाई है फसल गंदम की, तो जब ऊपर से हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्टर जो है वो इतनी थोड़े थोड़े बुच्चे छोड़ देता है नीचे इसके ना, छोटे छोटे बुच्चे जो ऊपर ऊपर से कट जाती है। अब ये जो बुच्चे होते हैं ना इनको फिर क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं इनको आग लगा देते हैं। आग क्यों लगा देते हैं, ताकि एक तो ये जल जाए और दूसरा एज ए ये इसको हम यूज कर लें खाद के तौर पर, इसको हम यूज कर लें, ऑर्गेनिक खाद जिसे बोलते हैं, ठीक है।
उसके तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर लें, तो वो इसको आग लगा देते हैं। वो तो अपने फायदे के लिए आग लगाते हैं, लेकिन यहाँ से फिर धुआं निकलता है, और वो जो धुआं होता है वो स्पेस में जाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है। तो फार्मर्स जो हैं पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो है, काटने के बाद ये जो आग लगाते हैं, उससे ये जो है लाहौर के इर्द गिर्द में सारा पैदा हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रीज से जो निकलता है कंस्ट्रक्शन डस्ट जो होती है, इन स्मोक फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन जो होती है उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो धुआं उड़ता है, ठीक है ना, वो उड़ के ऊपर जाता है। अपना मिट्टी के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ के ऊपर जाते हैं। लेकिन जब मौसम ठंडा होता है तो वो क्या कर देते हैं, वही डस्ट पार्टिकल ज्यादा ऊपर नहीं जाते, वहीं पे मिट्टी की शक्ल में फॉग बन के वहीं पे रह जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होती है। आगे वो कहता है वेदर पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो भी लाहौर को गंदा करते हैं, स्पेशली स्टेगनेट एयर ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर हवा नहीं चलती। अगर हवा चले तो चलो इसको क्या करे, इस हवा के चलने से ये धुआं वगैरह कहीं और चला जाए, तो हवा नहीं चलती है तो स्टेगनेट हो जाती है इसी जगह पर। और टेम्परेचर इन्वर्जेंस वर्सन द सिचुएशन बाय ट्रैपिंग पोल्यूटेंट नियर द ग्राउंड। अब टेम्परेचर इन्वर्जेंस, और क्या उससे क्या हो जाता है, जब हवा भी नहीं चलती और जो है टेम्परेचर भी थोड़ा कूल रहता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जब ये नीचे से अपना ये वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धुएं के पार्टिकल्स हैं, ये ऊपर ही नहीं चला जा सकते, तो यहाँ पे ये सस्पेंड होकर रह जाते हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर ठंडक पड़ती है तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े गीले गीले से हो जाते हैं, तो ये ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये लाहौर जो है ये इसके ऊपर आपको एक धुआं सा छाया हुआ नजर आता है। तो ये थी काजिज के किस वजह से जो है लाहौर गंदा हो रहा है। फिर यहाँ पे वो दिल्ली की मिसाल लेता है कि जो है हमारे बॉर्डर के पास है फ्रॉम लाहौर से, तो सेम जो इन्वायरमेंट है ना वहां पर भी यही है। और ये भी एक वो कहता है कि ये भी एक फैक्टर है। ये कैसे है, ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि वहां से इंडिया वाली साइड से भी पाकिस्तान में ये धुआं इंडस्ट्रीज का और फार्मर्स जो है जला रहे हैं। हम अपने फार्मर्स को तो रोक सकते हैं, लेकिन उनके फार्मर्स को तो नहीं ना रोक सकते। लेकिन अगर उनके फार्मर जलाई जाते हैं, धुआं पैदा की जाती है, तो वो भी पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान में आकर क्या करेगा, क्योंकि लाहौर नियरेस्ट है बॉर्डर है टू पाकिस्तान इंडिया, तो लाहौर के बॉर्डर को भी, लाहौर को भी वो गंदा करेगा। तो जो इंडिया भी इसके अंदर एक फैक्टर है लाहौर की गंदगी के अंदर। अब जी आ जाते हैं मैयर्स की तरफ। वो क्या लिए मैयर्स, मैयर्स यानी कि कोर्ट ने कहा भाई गंदा हो गया, इसको साफ क्या कर दो तुम, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर थोड़ा, जो कमिश्नर लाहौर है उसने डीसी को कहा, डीसी ने एसी को कहा, एसी ने फिर आगे जो है रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स उनकी मीटिंग्स की और उनको तोड़ा कि चलो भाई इसको चल के मिल के क्या करें, इसको साफ करें। फैक्टर्स का पता चल गया, अब हम कर क्या सकते हैं, वो उन्होंने किया। अब वो क्या कर सकते थे, नंबर वन जी, उन्होंने एक तो एंटी स्मोक मॉनिटरिंग सेल बनाया, ठीक है, तो जो मॉनिटर करे कि स्मोक कितनी हो रही है, पता चले हम, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, बढ़ रही है कम हो रही है, नंबर वन पे। फिर उन्होंने मिट्टी जो लाहौर के अंदर सड़कों के ऊपर उड़ रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से मिट्टी उड़ रही है, उन्होंने पानी छिड़कना शुरू कर दिया ताकि कम से कम मिट्टी जो है वो उड़े, और लाहौर जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। और जो भी फार्मर्स जो हैं बर्न कर रहे थे, या जो भी बर्निंग के काम कर रहे थे, उन सब के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, ठीक है। जो ब्रिक्स किलन है, जो भट्ठे हैं जहां पर ईंटें बनती हैं, उनको चेक करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पेशल टीम्स जो हैं वो भेजी, कहां पर, इंडस्ट्रियल एरिया में, और एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है उसको क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया, यानी कि वहां पर जाकर चेक करें कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी हासिल करने के लिए, क्या वो इंजन वाकई एलिजिबल है, जैसे टायर जलाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया जा रहा है तो उसको बैन किया जाए। फिर जी ट्रैफिक पुलिस को कहा गया कि आप सेफ सिटी कैमरे जो लाहौर के अंदर लगे हुए हैं उनसे देखें कि कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, जो ज्यादा धुआं छोड़ती हैं उनको बंद करो, उनको चालान करो, उनको जुर्माना पे करो, बल्कि उनको बंद कर दो, ये लास्ट टाइम भी खबर आई थी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो गाड़ियां जो ज्यादा धुआं छोड़ती हैं वो बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है 1090 जो भट्टे हैं उनको जिग जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके, अब जिग जैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें ये होता है, ये एक स्पेशल किस्म का बना होता है जो भट्टे के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। उससे ये होता है कि जब ये ईंधन पैदा होता है ना, तो यहाँ से ये गुजर कर जाता है, तो जहां से गुजर कर जब ये जाता है ना धुआं, तो इसके अंदर जो कार्बन होती है ना स्पेशली तौर पर वो इसके अंदर ही रुक जाती है, और बाकी ये फिल्टर होकर बाहर जाता है, तो इसको जिग जैग टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
और ये जो है इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग जॉब का जो टॉपिक है वहां पर भी इसको हम यूज करते हैं एज ए सजेशन, ठीक है। उसके अलावा कहता है जो जिगजैग पर नहीं है उनको शट डाउन कर दो, ठीक है, जो जिगजैग पर नहीं है बट ये उनको बंद कर दिया गया। और फिर आगे क्या किया गया जनाबी अली, 8 नंबर पर उन्होंने FIRs भी दी, ठीक है ना, उनके खिलाफ जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि किसान जो है बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। ना कि सिर्फ उनको जिनके जुर्माना किया गया, पेनल्टीज दी गई, इम्पोज ऑन व्हीकल्स एंड किलर, यानी कि फार्मर्स को, भट्ठा चलाने वालों को और गाड़ियों वालों को सिर्फ ये नहीं किया गया कि उनको जुर्माना दिया गया बल्कि उनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर किए गए। तो ये कुछ काम थे जो किसने किए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो लाहौर है उसने किए टू काउंटर इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। आगे जी वो कहता है कि एक और चीज है सेक्शन 144, ये भी लगा दी गई डिवीजन के अंदर अक्रॉस द डिवीजन, और इसमें बैन कर दी गई हर वो प्रैक्टिस डेट कंट्रीब्यूट टू स्मोक, हर वो प्रैक्टिस जिससे स्मोक पैदा हो रही है उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब ये सेक्शन 144 क्या है ये मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सेक्शन 144 जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC लॉ के अंदर यूज होता है, जिन्होंने लॉ किया होगा उनको पता होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो उसका ये सेक्शन है, ये इंपावर करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DCO, AC और ये वाले जो कमिश्नर हैं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं उनको ये पावर देता है कि वो क्या करें, इशू ऑर्डर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के फायदे के लिए कोई ऑर्डर दे दें, ठीक है ना। दैट मे प्लेस अ बैन ऑन एन एक्टिविटी, ऐसा ऑर्डर जिससे क्या हो गए कोई काम जो है उसके ऊपर बैन लग जाए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास वक्त के लिए। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है CRPC, ये DC को, यानी कि जो कमिश्नर है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये पावर देता है कि वो कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि उस डिवीजन के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोई भी ऐसा काम जो है वो बैन हो जाए, बंद हो जाए। क्यों बंद करना है, किसी खास लोगों के फायदे के लिए, अगर लोगों को उस काम से नुकसान हो रहा है तो वो उसको बंद कर सकते हैं। और जितनी देर एक टाइम के लिए, 4 माह के लिए, 6 माह के लिए, जितना वो मुनासिब समझे उस टाइम के लिए वो उनको बंद कर सकते हैं। ये पावर्स हैं किसकी, जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये पावर्स देता है आपको। ठीक हो गया, और उन्होंने पावर का यूज किया और ये पीछे सारे वाले ये जो काम है उन्होंने करने शुरू कर दिए। चलें, अब वो आगे कहता है कि ठीक है जी, ये जो एक्शन है ये बड़े चंगे लिए गए हैं। अब यहाँ पे वो एक्शंस खत्म हो गए, अब वो फाइनल कंक्लूजन की तरफ आ जाता है। कहता है जी बड़े अच्छे एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, स्मोक के क्राइसिस को हम कम करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स डाटा स्मोक क्राइसिस डिमांड कंप्रीहेंसिव एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। यानी कि इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमें एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाकर रखना चाहिए। और दूसरा वो गवर्नमेंट को कहता है कि अगर हम चाहते हैं ना कि इसको हम काउंटर करें तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो अपनानी पड़ेगी। ये तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज है ना, लेकिन क्योंकि हर साल लाहौर के अंदर ये काम हो रहा है, पिछले साल भी लाहौर के अंदर यही हुआ था, अब भी यही हुआ था, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि लाहौर के लिए, इस काम के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो है वो एक प्रॉपर प्लान बनाकर रखे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। फिर ही क्या होगा, अगर जो लाहौर के सिटीजन हैं उनकी सेहत भी सही रहेगी और उनकी वो अच्छी इन्वायरमेंट में सांस भी ले सकेंगे। जी ये था जी पहले एडिटोरियल के अंदर। ग्रूसम किलिंग, ये है जी दूसरा एडिटोरियल, ग्रूसम किलिंग। पहले मैं आपको ग्रूसम का मतलब बता दूं, दैट इज व्हाट इज ग्रूसम। ग्रूसम बेसिकली होता है आप ऐसे कह रहे हैं अनप्लेजेंट कह लें, ठीक है, अनप्लेजेंट कह लें, हॉरिबल कह लें, ठीक है। और अगर इसका मैं अंटोनियम करूं तो आप प्लेजेंट कह सकते हैं, खुशगवार, ना खुशगवार, बहुत बुरा, हॉरिबल, बहुत डरावना, किलिंग, मारना, कत्ल करना, ग्रूसम किलिंग। अब यहाँ पर वो कहता क्या है, इसका पहले मैं बता दूं व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस। ये बलूचिस्तान की बात करता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है 4 जो थे मजदूर और एक पुलिस वाला, उसको पुलिस स्टेशन के अंदर उसका मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद इसी वाक़े को लेकर वो बताता है कि कुछ महीने पहले भी हुआ था, हमने लास्ट टाइम एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, तब भी कुछ लेबर्स को मार दिया गया था। और हर साल में कई वाक़यात होते हैं। और ये बेसिकली जो है ये इंसर्जेंसी जो बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, बगावत जो हो रही है, उसके बारे में इसमें वो डिस्कस करता है। फिर वो बताता है कि ये क्यों हो रही है,
क्या वजह क्या है, और लाइट सा वो उसका सोल्यूशन भी देता है साथ ही वजह बताने के कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो चलते हैं जी आगे। आगे जाने से पहले ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ये टॉपिक आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर यू कैन यूज। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में ये एक थ्रेट है जी, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी के ऊपर ये थ्रेट है, क्योंकि इकोनॉमी तब बेहतर होती है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। फॉरेन डायरेक्ट नहीं आएगी जब इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर होंगे, इसका मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी ठीक नहीं है, कोई भी बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस तरह के वाकयात बताते हैं कि पाकिस्तान में एथनिक बेसिस के ऊपर जो है वो अभी भी लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि ये मजदूर पंजाबी थे, उनको मारा। एथनिसिटी का इसके अंदर आ सकता है, एक्सट्रीमिज्म का आ सकता है, टेररिज्म को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये थ्रेट है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा रहना, तो ये मुल्क को तोड़ सकता है, ठीक है ना, इससे मुल्क टूट सकता है। हमारा बलूचिस्तान जो है वो टूट के हमसे अलग हो सकता है, अगर यही इस तरह के वाकयात जो होते रहे, वहां पे ऐसी फोर्सेस पावरफुल हो सकी। और दूसरा ये हमारे सामने ये भी आता है कि फॉरेन एक्टर जैसे इंडिया है और दूसरे जो जो हमारे एनिमीज हैं, वो इस इलाके के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि बलूचिस्तान को क्या किया जाए, अनस्टेबल किया जाए। पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सबसे बड़ी बात सी पैक की सिक्योरिटी को थ्रेट है ये। तो इन सब टॉपिक्स के अंदर आप इसको यू कैन यूज। अब यूज कैसे करना है, ये अब आपकी मेच्योरिटी होगी आपके दिमाग की कि हो आप इसको किस तरह से फिट करते हैं। बहरहाल मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर है क्या, ग्रूसम किलिंग के अंदर, ग्रूसम किलिंग के अंदर ये कहता है कि पहले वो स्टोरी वही वाली के बात आकर क्या हुई थी, और फिर आगे वो अपना एडिटोरियल वाला ओपिनियन देता है, अपना जो भी उसको समझ में आता है। कहता है कि इंसर्जेंसी जो है बलूचिस्तान के अंदर लो फेज के अंदर है। नसीराबाद का एरिया है, तुर्बत के नजदीक। वहां पर क्या होता है कि 4 जो लेबर है और एक पुलिस वाला है, उसको मार दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। वो अंदर सो रहे होते हैं वहां पर, वर्कर स्लीपिंग इनसाइड द पुलिस स्टेशन फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। कि वो उनको भी पता होता है कि यहाँ पर क्या है, पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। तो वो क्या थे, पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो सो रहे, तो वहां पर आकर उनको मार दिया गया। ठीक है, अंदर क्यों सो रहे थे, क्योंकि वो पंजाब से तल्लक रख रहे थे और एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर वो काम करते थे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से वो इस वजह से वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में पुलिस स्टेशन के अंदर आए, लेकिन अंदर उनको आकर किसी आदमी ने गन पॉइंट पर उनको मार दिया गया। आगे कहता है कि पिछले महीने भी इस तरह हुआ था कि 6 जो बंदे थे, वर्कर्स थे, उनको मार दिया गया था, जो जिनका तल्लक पंजाब से था और वो तुर्बत के अंदर काम कर रहे थे। इसी तरह कहता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं पहले भी, वो पिछले कई सालों के अंदर। और फिर वो कहता है कि बलोच सेपरेट आउटफिट है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। एंड फाइनली वो कहता है जो हमारी स्टेट है वो फेल हो चुकी है इसको काउंटर करने के। बड़ी दफा कोशिश की है, मैनी ऑफर्स टू टॉक, जो नाराज बलोच है उनको मनाने की बड़ी दफा कोशिश की है, मगर कोई आउटपुट हमारे सामने नहीं आई। और ये जो वाकयात है ये हर साल हर महीने कोई ना कोई हमें सुनने को मिलता है। अब ये थी जी स्टोरी, ठीक है। अब ये क्यों हो रहे हैं उसके अंदर वो थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करता है। वो कहता है बेसिकली हो ये है कि डेमोक्रेटिक डेफिशिएंट है बलूचिस्तान के अंदर। मतलब उसका कहने का ये है कि जो प्रोविंस है ना बलूचिस्तान, वहां पर जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है ना बलूचिस्तान के अंदर, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहां पर जो ताकतवर लोग हैं ना, पावरफुल लोग हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है। पंजाब के अंदर तो यह है कि आम इंसान का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी मेहनत करके जो है वो एसी लग सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसपी, वो निकल जाता है। उधर भी जाते होंगे क्योंकि सीएचएस के थ्रू ही कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां पर होल्ड फिर भी किसका है, जो अमीर हैं, ताकतवर लोग हैं उनका। आम आदमी का जो है वो रोल वहां पर है ही नहीं। एक तो रीजन ये है, डेमोक्रेटिक डेफिशिएंट है। दूसरा वो कहता है कि जब तक वहां पर लीडर्स को फ्रीली चूज ना किया जाएगा बाय द पीपल, कि लोगों को जो है वो ये मौका मिले कि वो अपने लीडर्स को चूज करें और लोगों के अंदर से लीडर्स आए, आम लोगों के अंदर से, तब तक जो है ये चीज होती रहेगी। एंड सेकेंडली वो कहता है कि जो इसके जो फ्रूट, अनलेस द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, बलूचिस्तान के अंदर सी पैक है, ठीक है, चल रहा है उधर, और इसके अलावा दूसरी डेवलपमेंट जो हो रही हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जब तक उसका जो फल है आम लोगों तक नहीं ना पहुंचता, आम जो बलोची हैं उन तक नहीं पहुंचता, तो इस तरह के जो क्राइम है, इस तरह के क्राइम जो है वो होते रहेंगे। एंड
इसके ऊपर क्या करना चाहिए एज द स्टेट स्ट्रगल टू रिएक्ट, स्टेट को चाहिए कि वो इन चीजों के ऊपर फोकस करे। यहाँ पर उसने सिर्फ दो चीजें एक्सप्लेन की थी, डेमोक्रेटिक डेफिसिट कि क्यों वहां पर ये हो रहा है, और दूसरा फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट के फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पहुंचे और लोगों को मौका दिया जाए कि वो आए, आकर पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, देन इट विल बी चेंज। तो ये था जी दूसरे के अंदर। तीसरा एडिटोरियल है जी नो रिस्पाइट। फर्स्ट मैं आपको इसका क्रक्स बता दूं, दैट इज वन, इट इज इनसाइड ऑफ दिस। रिस्पाइट होता है जी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ, यानी कि आप किसी मुश्किल एक मुश्किल वक्त चल रहा है और वो चलता ही जा रहा है, उसमें ब्रेक ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो कहता है कि नो रिस्पाइट, कोई ब्रेक है ही नहीं, ठीक है, कोई ब्रीथिंग स्पेस है ही नहीं उसके अंदर। नो रिस्पेक्ट रिस्पाइट, यानी कि अगर जुल्म हो रहा है तो वो लगातार होता जा रहा, हो जाता चलो यार ये इतना सा रोक दो फिर दोबारा करना शुरू कर दो, लेकिन ये वाली जो चीज है ना ये नहीं है, लगातार ही जुल्म हो रहा है। अब वो यहाँ पर बात ये करता है कि आज है 2 नवंबर की, और ये डे जो है वो इंटरनेशनली मनाया जाता है जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, पहले तो ये बताता है। फिर पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट का क्या होता है उसकी बात वो करता है। तो यहाँ पर वो फिर आपको एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो डिफिकल्टीज जो हैं वो जर्नलिस्ट को और जो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं, वो डिस्कस करेगा। चलेंगे, करने से पहले इस्तेमाल कहाँ पे होगा जी इसका। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अक्सर हम यूज करते हैं, तो क्या है, ठीक है, उस पर आपको पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना हैव राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको राइट्स देता है, आप एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ से कि आप कर सकते हैं या नहीं। जर्नलिस्ट के राइट्स, सहाफियों के राइट्स, जब उनको मार दिया जाता है, अरशद शरीफ को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, उसका क्या बना जी, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या बना उसका, क्यों नहीं उसको मिला। फिर उसके बाद मीडिया जो है उसका क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, और वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं उनका क्या रोल है इसके अंदर, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, हाईजैक करते हैं मीडिया को। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की सिचुएशन क्या है, और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया की जो आज़ादी है वो होगी तो डेमोक्रेसी होगी। तो क्या वाकई पाकिस्तान में है, गुड गवर्नेंस तब भी होगी जब मीडिया की आज़ादी होगी, मीडिया की पॉजिटिव आउटपुट्स हमारे सामने आएंगी, उसको हाईजैक नहीं किया जाएगा, न्यूट्रल रहेगा मीडिया। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तभी होगी ना जब आप लोगों को बात का पता चलेगा, हक की बात करेगा, और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजें इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। तो इन सब टॉपिक्स के अंदर आप इसको यू कैन फिट दिस। नो रिस्पाइट के अंदर वो बात करता है कि जी 2 नवंबर, इसके अंदर वो क्या कहते हैं, ये ज्यादा स्टोरी ही है, इसके अंदर इतनी ज्यादा वो पॉइंट्स नहीं होंगे, एक दो पॉइंट्स हैं तो पेपर पर्सपेक्टिव में है, बाकी आप सुनने हैं। 2 नवंबर जो है वो जर्नलिस्ट का इंटरनेशनल डे है, ठीक है ना, अराउंड द वर्ल्ड मनाया जा रहा है टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है ना, कि इम्प्यूनिटी होता है छोड़ देना जी, आजाद कर देना, फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। अक्सर देखने में है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ जो भी क्राइम किए जाते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए वालिस के दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि किस तरह से जर्नलिस्ट एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर जो है वो, और इनजस्टिस के अंदर जो जर्नलिस्ट फेस करते हैं अपना काम करते हुए, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, तो ये इस डे के ऊपर बताया जाता है। पाकिस्तान में कहता सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि अभी इसी दिन के ऊपर क्या हुआ कि अफसर आलम जो है, फॉर्मर चीफ ऑफ द कंट्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी, पैमरा जो है उसके चीफ थे जी, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिससे सारी बात साफ हो जाती है। एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की स्टेटमेंट है, चीफ रहा है पाकिस्तान के, चीफ ऑफ द कंट्री रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है द सुप्रीम कोर्ट एलिजिंग दैट द, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आईएसआई का जो सीनियर ऑफिसर है और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी कंट्रोल करने की मीडिया को थ्रू पैमरा ड्यूरिंग मिस्टर अलम टन्योर। मेरे टन्योर के वक्त आईएसआई वालों ने क्या किया था,
यानी कि अपने मकासद के लिए इसको पैमरा को यूज किया था, यानी कि प्रेशराइज किया था कुछ चैनल्स को कि आप ये काम करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें। कैसे किया था, टैक्टिक्स क्या यूज किए थे, वो बाद में बता देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो यहाँ पर इन्वॉल्व्ड थी। ठीक हो गया जी। अब टैक्टिक्स में क्या क्या काम जी, रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी ऑफ टीवी चैनल्स दैट रिफ्यूज टू टो द स्टेट लाइन। अब ये जो होते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाले, ये कहते हैं जी ये काम ऐसे करो, ये बात बोलनी है। अगर कोई बंदा जो टीवी चैनल पे, बेशक वो एंकर है या टीवी चैनल है, वो बात नहीं बोलता उस डायरेक्शन में, तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो उनकी विजिबिलिटी कम कर देना। विजिबिलिटी क्या होता है कि अगर पहले 100 बंदों तक जा रही थी वो बात, तो अब जाएगी 10 बंदों तक, 90 बंदों तक नहीं जाएगी। उसके लिए कोई उसकी ट्रांसमिशन या जो भी वो कर सकते हैं टेक्निकली चेंजिंग कर देना। और उसके बाद पेनल्टीज देना टीवी कमेंटेटर्स को, ठीक है ना, जो कि क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कमेंट पेनल्टीज में क्या होता है, सजा देना उनको। ठीक है, वो कैसे दी जाती है वो भी आगे वो बताएगा। और कहता है कि ये खास तौर पर जब लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद थे, फयाज हमीद जो थे आईएसआई के चीफ, उस वक्त पाकिस्तान जो था मीडिया वो वर्स्ट सिचुएशन से उसने एक्सपीरियंस की। तो ये क्या करता था जी, ये काम करता था मीडिया वालों के साथ, डायरेक्ट थ्रेट देता था। और इसके अलावा और क्या मेथड इस्तेमाल करता था, डान का इन्होंने सर्कुलेशन उसको बंद कर दिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसका जो टीवी न्यूज चैनल है, ठीक है ना, उसको केबल ऑपरेटर के साथ मिलकर उसको अक्रॉस द कंट्री उसकी डिस्ट्रप्शन करवा दी। जियो न्यूज को भी इन्होंने ऐसा किया, बंद करवा दिया। ठीक है ना। तो इस सब से क्या होता है, ये सारे काम करने से क्या होता है कि फाइनेंशियली कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं उस न्यूज चैनल को, उस न्यूज पेपर को, और प्लस वहां पर जो जर्नलिस्ट काम करते हैं। तो ये इस तरह से जनाबी अली तंग करते हैं जब इनकी बात नहीं मानी जाती। फिर एंड पर वो कहता है कि ऑल चैलेंजेस, जितने भी ये जो चैलेंजेस मीडिया वाले फेस कर रहे हैं ना, ये किसी एक बंदे या एक दायरे की वजह से नहीं है, इसमें दूसरे दायरे भी शामिल हैं। दूसरे दायरे कैसे शामिल हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो कमिटमेंट ही नहीं है, लैक ऑफ कमिटमेंट है जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। कहता है कि सिर्फ, हाँ, पाकिस्तान एक पहला कंट्री है जहां पर क्या किया गया है, लॉज को इनएक्ट किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक है ना। वो अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट द फ्रीडम नेटवर्क पहली दफा बनाया गया, लेकिन इस बनाने के बावजूद ये इतना कमजोर साबित हुआ है कि इसके बावजूद जो क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट वो क्या हो रहे हैं। और इस लॉ के बनने के बाद भी वो कहता है 11 जर्नलिस्ट जो थे वो मार दिए गए। ठीक है। और इसके अलावा अगवा किया जा रहा है, फिजिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हरासमेंट उनकी की जा रही है लीगल केसेस के थ्रू। अगवा आपको पता है, अभी वो आया है इमरान अर्श खान, क्या उसका नाम है, वो उसको अभी छोड़ा है, किडनैप कर लेते हैं, मारने में अरशद शरीफ की हम मिसाल दे देते हैं, उसको मर्डर कर दिया गया, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, हरासमेंट करते हैं, केसेस झूठे उनके खिलाफ बना देते हैं। तो ये काम आपके आंखों के सामने जो है वो सारे गुजर चुके हैं। और ये कौन कर रहा है, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर वाले ने खुद ही बता दिया। अच्छा जी, आगे वो कहता था डाटा अवेलेबल शोज दैट, कहते हैं अब सारा कंक्लूजन में ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह सेफ है ही नहीं जर्नलिस्ट के लिए, यहाँ तक कि जो फेडरल कैपिटल भी सेफ नहीं है कि जहां पर वो जाकर रह सकें। ठीक है ना। कहते हैं कि जर्नलिस्ट को हर जगह पर पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है फॉर देयर वर्क विद इम्प्यूनिटी आजादी के साथ। ठीक है, कोई सजा नहीं मिलेगी। कहता है कि नो मर्डर और डिसअपीयरेंस सीम्स टू बी एडिक्वेट इन्वेस्टिगेटेड। कोई भी जो मर्डर हुआ है, जैसे अरशद शरीफ का हुआ है, डिसअपीयरेंस हुई है, इमरान खान की हुई है, ये वाला जो था इसका नाम शायद इमरान खान ही था जो अभी वापस आया, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सही तरह से की नहीं जाती। ठीक है ना। और जो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती तो मतलब क्या है कि फिर जो करने वाले हैं उनको सजा नहीं मिलती। तो सजा किसको देनी है जी, इन्वेस्टिगेशन किसकी करनी है, सबको तो पता है एस्टेब्लिशमेंट ही करवा रही है सारा कुछ, वही जो अगेंस्ट होता है उसको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। तो कहता है ये जो कल्चर है ना इम्प्यूनिटी का, सजा ना देना, ये क्या करता है, इस वायलेंस को बार बार करने की इजाजत देता है। फिर वो कहता है कि इसको स्टॉप किया जाए, तब the provincial government provided more means and resources to the various bodies to set up to look after journalist rights and protect them from violence। कहता है इसको स्टॉप किया जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई ऐसी बॉडीज बनाए, जो बॉडीज है उनको ताकतवर करे ताकि जर्नलिस्ट के राइट्स की हिफाजत की जा सके। दे मस्ट एक्ट नो, उनको अब एक्ट करना चाहिए। सो जी ये था टुडे जो एडिटोरियल्स थे उसके अंदर
मैंने हर चीज डीपली एक्सप्लेन कर दी है। अब रह जाएंगी आपके ओपिनियन। ओपिनियंस के लिए आपने कुछ नहीं करना, प्ले लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट है ओपिनियंस की, वहां पर आप जाएं और वहां से जो रेलिवेंट होंगे आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप उनको आराम से देखें और एंजॉय करें और साथ साथ लर्न करें। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।